नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में। आज हम जानेंगे कि ह्यूमरल इम्यूनिटी को आखिर ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते क्यों है और इसके अंदर किस प्रकार की इम्यूनिटी इन्वॉल्व है। वैसे तो हम जानते हैं कि इम्यूनिटी ब्रॉडली सेल्यूलर और ह्यूमरल दो प्रकार की होती है, लेकिन अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी की और अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेल्यूलर इम्यूनिटी की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा हिस्ट्री पे बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूं। मैं हिस्ट्री से जोड़कर इसको बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको सच में रियल में पता चले कि किस तरह से क्या क्या चीज खोजी गई। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इम्यूनोलॉजी की जो हिस्ट्री है उसमें वैसे तो बहुत पहले से शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं बात करना शुरू करना चाहूंगा 1890 में। दो साइंटिस्ट थे, वॉन बेहरिंग, एमिल वॉन बेहरिंग, इसको हम एमिल वॉन बेहरिंग एंड किटासाटो, ये दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, ये दोनों डिप्थीरिया की इम्यूनिटी पे काम कर रहे थे और उन्होंने क्या देखा कि जिस बंदे को, जिस ऑर्गेनिज्म को उन्होंने डिप्थीरिया से इम्यून कराया है, जिस इन्फेक्ट कराया है, और जब वो रिकवर हो जाता है तो उसके बाद जो दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है जो कि नॉन इम्यून है अभी, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, जो इम्यून जो ऑर्गेनिज्म है उसका ब्लड निकाला और ब्लड निकाल करके जब वो कोगुलेट हो गया, जमा हो गया, उसके बाद जो उसका लिक्विड नॉन सेल्यूलर जो कंपोनेंट था, यानी ब्लड में से लिक्विड पोर्शन और नॉन सेल्यूलर कंपोनेंट जिसमें सेल्स इन्वॉल्व नहीं हो, उसको उन्होंने आइसोलेट किया और उसको उन्होंने नाम दिया सीरम। यानी ब्लड का वो कंपोनेंट जिसमें नॉन सेल्यूलर हो, सेल्स नहीं हो और लिक्विड हो, उसको सीरम नाम दिया। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम एक इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल से, एक इम्यूनाइज्ड एनिमल से अगर ये सीरम अगर दूसरे नॉन इम्यूनाइज्ड एनिमल में डालते हैं तो नॉन इम्यूनाइज्ड जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी ये इम्यूनिटी ट्रांसफर हो जाती है। इस केस में क्या था, डिप्थीरिया था। उन्होंने देखा कि सीरम जो इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल है उससे नॉन इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल में भी इम्यूनिटी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो यहां से सीरम के अंदर उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उनको यह लगा कि इस सीरम में कुछ ना कुछ ऐसा है जो इम्यूनिटी को, जो ऑर्गेनिज्म नॉन इम्यूनाइज्ड है, जिसका कभी डिप्थीरिया के बैक्टीरिया से कभी एक्सपोजर हुआ ही नहीं, फिर भी उसके अंदर इम्यूनेशन यानी उसके अंदर प्रतिरोधी क्षमता डेवलप हो जाती है। तो यहां से एक इंटरेस्ट उनका डेवलप हुआ। चलिए, उसके बाद में करीबन 10 साल तक, 1890 से करीबन 1900 तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया और अलग अलग काम किया। तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या देखा कि ये जो सीरम है इसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज है। ये सीरम है, कोई भी अगर टॉक्सिन अगर हम इंजेक्ट करें, कोई भी टॉक्सिन अगर इंजेक्ट करें किसी ऑर्गेनिज्म में, तो ये जो सीरम है ये इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी अगर पर्टिकुलर टॉक्सिन डालेंगे तो सीरम उसका एंटी टॉक्सिन की तरह काम करता है। इसलिए इस एक्टिविटी को और इस पदार्थ को जो कि सीरम में है या फिर पूरा सीरम ही, उस हिसाब से उन्होंने एंटी टॉक्सिन बोला। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर हम लिक्विड माध्यम में अगर हम टॉक्सिन को इम्यूनाइज बंदे के ब्लड के साथ, जो सीरम है, ब्लड का जो सीरम है उसके साथ इन्वॉल्व करें, तो सीरम का ये जो कंपोनेंट है, फिर जो पूरा सीरम है, ये क्या करता है, उस टॉक्सिन को उसके साथ प्रेसिपिटेट कर लेता है, यानी उसको अवक्षेपित कर देता है। ठीक है, अब चूंकि ये प्रेसिपिटेट कर रहा है इसलिए हमने इस पार्ट को क्या बोला, प्रेसिपिटी। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने तीसरा जो किया कि अगर हम इसे बैक्टीरिया के साथ इंजेक्ट करते हैं, अगर हम बैक्टीरिया है कोई भी जो पैथोजन, जैसे हम इस केस में कहें डिप्थीरिया, अगर इम्यूनाइज्ड बंदे से निकाला हुआ सीरम अगर डिप्थीरिया के बैक्टीरिया के साथ मिक्स करते हैं तो डिप्थीरिया के बैक्टीरिया को जो सीरम है वो क्या करता है, एग्लूटिनेट कर देता है, यानी जिस तरह से ब्लड सेल्स की क्लंपिंग होती है उस तरह से क्लंप हो जाता है। तो यहां पर उन्होंने इस गुण को कहा, चूंकि एग्लूटिनेट करता है तो इसलिए इस गुण को उन्होंने क्या कहा, एग्लूटिन। अब देखिए, जो करीबन 10 साल तक ये जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए उनमें सीरम के अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया। यानी ये माना गया कि सीरम में कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो एंटीटॉक्सिन की तरह बिहेव करते हैं, बिकॉज वो टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं,
कुछ कंपोनेंट प्रेसिपिटेंट की तरह काम करते हैं क्योंकि वो टॉक्सिन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, और कुछ जो कंपोनेंट है वो बैक्टीरिया को एग्लूटिनेट करने की भी कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए उस कंपोनेंट को एग्लूटिनिन कहा गया। तो यानी सीरम में 3 डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स की बात की गई, ऐसा माना गया। चलिए यहां तक बात ठीक है। उसके बाद 1913, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, उसके बाद बात आती है 1913 में एल्विन कबैट। इन्होंने एक बहुत लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट किया और 1930 तक जो बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक्स थी जिससे हम ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट कर पाए, ऐसी टेक्निक्स, क्रोमेटोग्राफी जैसी टेक्निक्स डिस्कवर हो चुकी थी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जैसी टेक्निक। तो तब तक क्या क्लियर हो चुका था कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है, क्योंकि ये माना जाता था कि ये जो काम कर रहा है, जो भी सीरम का जो कंपोनेंट ये काम कर रहा है, ये प्रोटीन है, और जो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है, जैसा कि हम सब जानते हैं, सबसे ज्यादा होता है एल्बुमिन, फिर होता है ग्लोबिन, और तीसरे होते हैं ग्लोब्यूलिन। और ये जो ग्लोब्यूलिन है ये 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, क्लियर है। तो एल्विन कपैट ने क्या देखा कि जो इम्यूनाइज पर्सन है उसने अलग अलग प्रोटीन को टेस्ट किया कि एल्बुमिन वो तीनों एक्टिविटी करता है क्या, ग्लोबिन करता है क्या, और उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि इसमें से जो गामा ग्लोब्यूलिन है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, गामा ग्लोब्यूलिन जो है वो तीनों काम कर सकता है, यानी एंटीटॉक्सिन का काम भी कर सकता है, प्रेसिपिटीन भी कर सकता है, बिकॉज जब गामा ग्लोब्यूलिन को मिक्स किया गया टॉक्सिन के साथ तो उस गामा ग्लोब्यूलिन ने क्या किया, प्रेसिपिटेट कर दिया, इसलिए प्रेसिपिटीन भी वही है। और एग्लूटिनेन जो है, एग्लूटिनेशन भी है, यानी एंटीटॉक्सिक प्रॉपर्टीज भी गामा ग्लोब्यूलिन के पास है, प्रेसिपिटेट करने की प्रॉपर्टी भी गामा ग्लोब्यूलिन के पास है, और एग्लूटिनेट करने की कैपेसिटी भी। यानी जो मिथ था कि ये तीनों जो प्रॉपर्टी हैं सीरम के 3 अलग अलग कंपोनेंट शो करते होंगे, यहां पर एल्विन कबैट ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में, जिन्होंने गामा ग्लोब्यूलिन को टेस्ट किया, उन्होंने ये पाया कि तीनों प्रॉपर्टी एक ही मॉलिक्यूल में होती है, और उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, गामा ग्लोब्यूलिन। चूंकि गामा ग्लोब्यूलिन का जो सारा काम है वो इम्यूनोलॉजी से संबंधित है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है, इसीलिए इस गामा ग्लोब्यूलिन को क्या कहा गया, इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहा गया, और जिन्हें हम आज क्या कहते हैं, आईजी। ठीक है, ठीक है। और ये जो आईजी हैं आज हम जानते हैं हैवी और लाइट चेन के बेसिस पर 5 टाइप की होती है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीबी और आईजीई। ठीक है। अब देखिए ह्यूमर नाम क्यों, देखिए ह्यूमर का मतलब क्या है, ह्यूमरल क्यों नाम पड़ा, उस पर बात करते हैं। क्योंकि ये नोट किया गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को इम्यूनिटी जो है वो ब्लड का लिक्विड हिस्सा प्रोवाइड करता है, बिकॉज हमने पहले कहा सीरम क्या था, लिक्विड नॉन सेलुलर कंपोनेंट जिसमें सेल्स नहीं थी। तो इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय लिक्विड, इसलिए ऐसे इम्यूनिटी को, बिकॉज लिक्विड मीन्स ह्यूमर, इसलिए इस इम्यूनिटी को विच इज प्रोवाइडेड बाय लिक्विड इज नॉन एज ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, बिकॉज ये इम्यूनिटी हमारा जो बॉडी का जो कंपोनेंट, जो इम्यून सिस्टम है, ये लिक्विड पोर्शन द्वारा प्राप्त होती है हमें, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब जो दूसरी इम्यूनिटी है, जैसे मैंने पहले कहा सेल्यूलर इम्यूनिटी, सेल्यूलर इम्यूनिटी में क्यों से सेल्यूलर इम्यूनिटी कहे, इस हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं, बिकॉज वहां पर सेल्स का रोल होता है, इसलिए उसे सेल्यूलर इम्यूनिटी कहते हैं। अब सेल्यूलर इम्यूनिटी में किस तरह से उसकी डिस्कवरी हुई, ओवरऑल किस तरह से डेवलपमेंट हुआ और उसकी डिटेल्स क्या है, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है कि आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू।